सुभाष यदुवंश यूपी में बीजेपी के युवा चेहरे और बस्ती से विधान परिषद सदस्य, प्रदेश महामंत्री के तौर पर इनके कंधे पर पश्चिमी यूपी में बीजेपी के विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी है। किसान परिवार में पैदा हुए सुभाष यदुवंश कई हुनर में पारंगत हैं। आपने उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आपने कई नौकरियां की, लेकिन मन नहीं लगा। सुभाष यदुवंश को कुछ अलग करना था। सन 2002 में इन्होंने दिल्ली में IES अकादमी नामक संस्थान की स्थापना की। IES अकादमी देश में IES, गेट, PSUs की तैयारी कराने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है, जहां से बढ़कर हजारों छात्र आज बड़े पदों पर आसीन हैं। बाल्यकाल से ही स्वयं सेवक रहे सुभाष यदुवंश ने 2007 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। आपने 2007 से 2013 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए बीजेपी ने 2016 में इन्हें यूपी में प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा। इसके बाद 2018 में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, फिर बस्ती से विधान परिषद सदस्य और अब प्रदेश महामंत्री के तौर पर अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आप सब तक सुभाष यदुवंश जी आखिर क्या शख्सियत हैं उस बात को पहुंचाने की। अब बाकी आगे की जिम्मेदारी अखिलेश जी आप निभाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदा जी। देखिए, संकल्प 2024 हमारी कोशिश है कि देश की जो राजनीतिक परिवेश है, चुनाव हो रहा है, जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, उस पर हम चर्चा करें। इसके लिए तमाम और मुद्दों पे भी हम चर्चा करें। सुभाष यदुवंश जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं और ये सब हम लोग जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता फिलहाल उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यदुवंश जी माइक ले लें तो आपसे कुछ बातचीत शुरू की जाए। यदुवंश जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज तो बड़ा मारामारी है, आपकी कई कमेटियों की बैठक हो रही है, टिकट की घोषणा हो रही है, दल बदल किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता और जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे असंख्य कार्यकर्ता, केवल उत्तर प्रदेश में 1,61,000 बूथों पर हमारी कमेटियां गठित हैं। 45 लाख दायित्वधारी कार्यकर्ताओं की विशाल फौज है, जिनके बदौलत और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी का जो इस्पाती स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है चुनाव के लिए कि हम सब लोग 80 की 80 सीटें जीतने के लिए आश्वस्त हैं। रही बात दूसरी, तो देखिए हमारे सामने चुनौतियां तो स्वाभाविक रूप से रहती हैं और किसी भी जो आगामी चुनाव है हम उसको हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी तैयारी बूथ से लेकर के और प्रदेश स्तर तक बहुत अच्छे स्तर पर है। सरकार की योजनाएं लगातार नीचे तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और ये इन सब कारणों से हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 सभी सीटें जीतने में सफल रहेंगे। सुभाष जी, बड़ा पैराडॉक्स लगता है, बड़ा विरोधाभास लगता है जब आप कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और बड़ा संगठन आपका मजबूत है, लेकिन जब आप छोटे छोटे दलों के आगे घुटने टेकते हैं, राष्ट्रीय लोकदल को लेते हैं, ओम प्रकाश राजभर को लेते हैं, निषाद साहब को लेते हैं, संजय निषाद की लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि जितना दावा कर रहे हैं, जो दावा है वो जमीन पे नहीं है। नहीं, देखिए ये क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये आंकड़ों में है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टेटमेंट है, कोई परसेप्शन है जो पार्टी कितनी बड़ी है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि सहयोगी दलों को लेते हैं, तो पहली बात तो हम सामने वाले विरोधियों को ये मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो उनको लेकर के और जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको अपने साथ लेकर के और वो मजबूत हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जरूर ये जो छोटे दल हैं अगर उनको कहीं छोटा बड़ा जो भी समर्थन मिल रहा है तो इसका मतलब समाज के एक भाग से उनको समर्थन मिल रहा है। तो अगर हम लोग लोकतंत्र में हैं और मिनिमम कॉमन जो प्रोग्राम के तहत हमारे विचारों से उनकी एकता है तो उन्हें हमें उनको लेने में क्यों परहेज करना चाहिए? नहीं, यही तो विपक्ष कहता है साहब कि आप कह रहे हैं कि जो गलत रास्तों पे जा रहा है। विपक्ष किसी को कहता है साहब वॉशिंग मशीन रखी है भारतीय जनता पार्टी, लाती है, जितने लोग हैं उनको धुलेगी और वो फिर 24 घंटे के अंदर चमकते हुए निकल आएंगे। इसका हमने आपको उत्तर दिया कि जो कोई भी हमारी विचारधारा से
ताल्लुक रख करके हमारे पास आता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारी विचारधारा, हमारा एजेंडा, हमारा संकल्प पत्र वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर वो उसके साथ होकर के आता है तो बिल्कुल हम उसको साथ लेते हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं साहब कि 20 साल 25 साल कोई व्यक्ति लगातार विरोध कर रहा है, उसी बात का, उसी मुद्दों पे विरोध कर रहा है, फिर उसका एकाएक रातों रात हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो आप सोचते नहीं कि ऐसा क्यों चमत्कार हुआ? देखिए, राजनीति में जो है, लोकतांत्रिक राजनीति में विरोध और सहयोग ये जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, और यही इसकी खूबसूरती भी है कि विरोध को हम लोग झेलने की क्षमता रखते हैं, आलोचना को झेलने की क्षमता रखते हैं। तो रही बात कि आपको कोई ऐसा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि आप दे पाएंगे कि जहां पर कहीं कोई परमानेंट किसी का लगातार विरोधी रहा हो और जिसका कहीं कोई गठबंधन ना रहा हो। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई दल या कोई व्यक्ति हमारे विचार के साथ आना चाहता है और हमें ठीक लगता है तो उसका स्वागत है। अच्छा, पूर्व में उसने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे आपका कोई विचार नहीं है? नहीं, पूर्व में जो किया, अगर मान लीजिए, तो वो चीज वो वहीं पर छोड़ करके आते हैं, वो एजेंडा हम नहीं लाने देते अपने साथ तक। अच्छा, उसको आप तो कैसे श्योर करेंगे साहब? जैसे एग्जाम्पल के लिए, पिछली सरकार हमारी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे साथ बहुत सारे दल थे, लेकिन जो संकल्प पत्र था, जो एजेंडा था, उसको अक्षर से पूरा करने का काम हमने उत्तर प्रदेश में किया। हम किसी से प्रभावित नहीं हुए, हमसे जो हमारा एजेंडा था, जो हमारा संकल्प पत्र था, उसको हमने पूरे दृढ़ता के साथ लागू किया। ठीक है यदुवंशी, जैसे बीजेपी तो बात करती है कि साहब सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए जात कोई बैरियर नहीं है, हम धर्म का कोई मायने नहीं है, लेकिन जब हम कदम कदम पे देखते हैं टिकटों के बंटवारे में, संगठन में, एमएलसीज में, तो सारा बैरोमीटर वही फॉलो किया जाता है जो दूसरे दल करते हैं। आप भी कहते हैं कि साहब ओबीसी को हमें प्राथमिकता देनी है, हमें दूसरे लोगों को बढ़ाना है। देखिए, दोनों में एक बेसिक अंतर है, इसको हमको समझना पड़ेगा। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जाति पर ही आधारित हैं, और हम लोग सभी जातियों को सामाजिक प्रतिनिधित्व की वकालत करते हैं कि समाज में जाति है, ये तो सच है, और जातियों से समाज बना हुआ है। अभी भी जैसे रोटी बेटी का संबंध और तमाम तरह के संबंध लोग जातियों में करते हैं, तो वो हम लोग सभी वर्ग और जातियों को सामाजिक प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ रहे, इस बात पर काम करते हुए उनको अवसर देते हैं। लेकिन अगर कोई ये है कि हम तो टोटल उस पार्टी का जो डीएनए है, टोटल वो पार्टी की उपज ही उसी जाति के नाते हुई है, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, आप देखिए, बीजेपी में जानता हूँ सर, आपको यदुवंशी को लाया गया है और आप मोर्चे पे लगे हैं, खास तौर से यादव वोट बैंक को आपने पक्ष में लाना चाहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश यादव को क्यों छोड़ेगा आपके लिए? देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि अखिलेश यादव के साथ जो रहेगा वो डूब जाएगा। अखिलेश यादव 14 में हारे, अखिलेश यादव 17 में हारे, अखिलेश यादव 19 में हारे, अखिलेश यादव 22 में हारे। अपने रहते हुए उन्होंने अपने पिताजी की भरे मंच पर बेइज्जती की, अपने चाचा को डुबोने का काम उन्होंने किया, अपने सहयोगी दलों को डुबोने का काम किया। तो आज उत्तर प्रदेश में यादव जाति जो इतनी बड़ी संख्या में है, उसको क्या नेतृत्व दे पाएंगे? इसलिए एक हारते हुए नायक को कृष्ण का वंशज यदुवंशी समाज अब कभी पसंद नहीं करेगा, और उनको छोड़ करके वो विकास के रास्ते पर मोदी जी के साथ आना चाहता है, क्योंकि मोदी जी 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं और लगातार ये निर्माण कर रहे हैं। तो इस समाज के लोग भी इसमें उनके साथ कदम ताल मिला करके और इस यज्ञ में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं। ठीक है यदुवंशी जी, ये मान लिया कि आप कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है, तो आपके साथ यादव का भविष्य सुरक्षित कैसे है? आप कैसे श्योर करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी जो पार्टी है वो सभी जातियों को और सभी धर्म को, सभी लोगों को सामाजिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, कि जितना उनको सबको अपने साथ लाना चाहती है। हमारी जो पार्टी है वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की पार्टी नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कैसे सुनिश्चित है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे
पिछले 6 सालों में और देश में टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। पहले आप लोग उत्तर प्रदेश में जाते होंगे तो क्या आपको शब्द सुनाई देते थे? मान लीजिए 10 प्रमुख शब्द राजनीतिक गलियारों में क्या सुनाई देते थे कि यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी है, यहाँ पर कमीशन चलता है, यहाँ पर कट चलता है, ये भैया जी इनका सिलेक्शन करवा देंगे, इन नौकरी में इनसे जुगाड़ भिड़ा लो। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी हैं और मैं ये चुनौती दे करके कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई एक नौजवान अगर ये बता दे कि हमने 10 रुपया किसी नौकरी के लिए दिया है तो हम उसके, आप जो कहेंगे वो हम हार जाएंगे। नहीं, वो आज कोई नौजवान, तो ये देखिए, पहला तो पारदर्शिता सर, अब तो पर्चा लीक करा दे रहा है, वो कह नौकरी नहीं, पर्चा ही बेच दे रहा है। पर्चा जो लोग लीक किए हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई तुरंत, देखिए तुरंत एक्शन लेते हुए परीक्षा को निरस्त किया गया है और वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। ठीक है जी, आपने बहुत बड़ी बात की। कुछ लोग हमारे बीच ऑडियंस से हैं जो पूछना चाहते हैं, जी बताइए। हाँ सर, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं फार्मर डायरेक्टर हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो लोग बड़ी बड़ी सीबीआई और ईडी वगैरह के केसेस में हैं, उनको अगर बीजेपी लेती है तो क्या उनके केसेस खत्म कर देगी? जो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे अभी एडिटर साहब, उस कंसर्न में पूछना चाह रहा हूँ। नंबर 2, इसी में है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, नंबर 2, क्या बीजेपी के वर्कर सब इस लायक नहीं रह गए हैं या उनके पदाधिकारी इस लायक नहीं रह गए हैं कि बाहर से लाके उनकी एमपी राज्यसभा बनाया जाए और उनको टिकट दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए, जिनकी मेंटेलिटी आज तक नहीं रही है उनकी? मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। पहली चीज तो जैसे आपने ईडी की बात की, जो ये एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। किसको उनको पकड़ना है, किसके ऊपर उनको केस चलाना है, किसको कैसे करना है, वो उनकी प्रोसीडिंग्स है, उनकी व्यवस्था है। उसको भारतीय जनता पार्टी या सरकार प्रभावित नहीं करती है। ये इसको मिक्स करना ठीक बात नहीं है। पहली चीज तो अगर कोई कहीं भी है, हमारे यहाँ है या कहीं कोई है, अगर उसके ऊपर चार्जेज हैं, उसके ऊपर केस हैं, वो जेल जाने लायक है जेल जाएगा, छूटने लायक है छूटेगा। रही बात दूसरी, नहीं, आप आने के बाद, आपने पहले पार्टी में आने के बाद जाएगा जेल। पहले आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूं। और दूसरा जो आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ता, मैं आपको बताऊं कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन किया होगा, चाहे वो टिकट देने में, चाहे वो संगठन में, मैं चुनौती दे करके कहता हूं, मैं भी पिछले 25 साल से सक्रिय राजनीति कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं, सारी पार्टियों के बारे में पढ़ता हूं, लिखता हूं, उनको ठीक से देखता हूं। किसी और पार्टी ने इतना अपने कार्यकर्ताओं को ना महत्व दिया है, ना उनको सदन में भेजा है, ना उनको संगठन में दिया है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही उठ करके एक दिन प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता ही उठ करके एक दिन मुख्यमंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही उठ करके एक दिन प्रधानमंत्री बनता है। हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। बाकी जगह आप पार्टियों में 6 कार्यकर्ता खाली हमको गिना दीजिए। अगर 50 साल की कोई पार्टी हो कि जिसने अपने मुखिया को बनाया है तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। श्री अशोक चौहान अभी राज्यसभा में लिए गए हैं, 4 दिन पहले आए थे बीजेपी में। आप ये मुझे बताइए कि क्या उनपे आदर्श घोटाला नहीं सोसाइटी का, जो देश के सैनिकों के लिए बनाई गई थी सोसाइटी बॉम्बे में, उन पे केस नहीं चल रहा है और उनको राज्यसभा दे दी? कहां तक उचित है? नहीं, देखिए, किसी एक बात को उठा करके और आप इसको पूरा वो नहीं कर सकते। अभी उनके जब वो आए हैं तो उनको वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के, और उसके बाद मान लीजिए वो आए हैं, केस चल रहा है, तो केस चल रहा है तो वो जो विभाग है वो देखेगा। और पार्टी में कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे दरवाजे, इतनी बड़ी पार्टी है तो हम लोगों के लिए बंद कर दें उसको। हमारे पार्टी में लोगों का के लिए हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते। इतनी विशाल पार्टी में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। ठीक है जी। देखिए 2024 का चुनाव आपके सामने, आपको लगता है राम मंदिर एक बड़ा इशू होगा? और जिस तरह से आप काशी मथुरा इसकी बात करते हैं, ये हिंदुत्व और सनातन का चेहरा प्रमुख होगा जो लगता है कि चुनावी बेतरनी पार करा देगा आपको? देखिए, पहली चीज तो हमारे लिए बहुत भावुक करने वाली बात है और व्यक्तिगत मेरे लिए, मैं तो 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है मंदिर से, मैं बस्ती जिले में, और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 किलोमीटर सरजू जी से वहाँ तक लगती है जहाँ से मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ। तो 500 सालों से
हिंदू जनमानस के अलावा भी बहुत सारे लोग दुनिया भर में भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, तमाम धर्मों में भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, विश्व के कोने कोने में लोग हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और उनके जीवन को देख करके लोगों को लगता था, अगर आप राम के जीवन को देखें तो एक कष्टों भरा जीवन है और एक त्याग और तपस्या का जीवन है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि किस दिन भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार होगा। तो 22 जनवरी की जो तिथि है वो हमारे जीवन की, मतलब मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इसी जीवन और जवानी में मुझे ये दिन देखने का अवसर प्राप्त हुआ और जो है ये मेरे लिए भावुक कर देने वाला क्षण है और हम सब लोग देखने को पाए और मुझे हमारी कई पीढ़ियों के लोग बलिदान हो गए जिनको ये अवसर नहीं मिला और उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी अस्थियों को गंगा में कौन प्रवाहित करेगा, जो उस आंदोलन में लगे हुए थे। कितने उन सब लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए और भगवान रामलला आज वहां पर प्रतिष्ठित हुए हैं, ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, पूरे हम श्रेय नहीं ले रहे हैं, लेकिन पूरे देश की जनता 140 करोड़ लोग इसका श्रेय वो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं बहुत बहुत श्रेय धन्यवाद जी सुभाष जी, आपने अपनी बात बेबाकी से कही और यहाँ आने के लिए। ठीक है, जो आप कर बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष यदुवंशी, इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगी हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन नित्य गुप्ता जी आए मंच पर, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी और वो सुभाष जी को सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, रुकनी नहीं चाहिए तालियां।